किस तिथि को भारत से पाकिस्तान जाने एवं पाकिस्तान से भारत आने के लिए परमिट व्यवस्था को लागू किया गया था? संविधान के लागू होने के समय कितने प्रकार के लोग भारत के नागरिक बने और किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता संबंधी विधि या कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? हेलो एवरीवन, मैं सुमित, आप सभी का मेरे YouTube चैनल सैकी जीके पर स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे, जिसे इंग्लिश में सिटीजनशिप कहा जाता है। तो नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान में कहाँ पर किया गया है, इसे पढ़ने से पहले हम लोग नागरिकता के अर्थ एवं महत्व के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि नागरिकता का अर्थ एवं महत्व क्या है। तो बात करें कि दूसरे देश के तरह भारत में भी दो तरह के लोग हैं। कौन कौन? तो एक नागरिक और दूसरा विदेशी। नागरिक किसे कहते हैं? नागरिक भारत के पूर्ण सदस्य होते हैं और इनकी भारत के प्रति पूर्ण निष्ठा होती है। इसी वजह से नागरिकों को सभी राजनीतिक एवं नागरिक अधिकार प्राप्त होते हैं। नागरिक अधिकार, जिसे सिविल अधिकार भी कहा जाता है। तो क्या समझे कि नागरिक किसे कहते हैं? कि नागरिक जो होता है वह भारत का पूर्ण सदस्य होता है और पूर्ण सदस्य होने के वजह से नागरिकों का, प्रत्येक नागरिक का भारत के प्रति पूर्ण निष्ठा होती है। और जब पूर्ण निष्ठा होती है तो इसी वजह से नागरिकों को सभी तरह के राजनीतिक एवं नागरिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं, उसे प्राप्त होते हैं। लेकिन अगर हम विदेशी की बात करें तो विदेशी किसी दूसरे देश के नागरिक होते हैं। इसी वजह से इन्हें सभी तरह के राजनीतिक एवं नागरिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। अब अगर बात करें तो विदेशी को भी दो भागों में विभाजित किया गया है। एक विदेशी मित्र और दूसरा विदेशी शत्रु। विदेशी मित्र वो होते हैं जिनके साथ भारत के सकारात्मक संबंध हों, जिनके साथ भारत के अच्छे संबंध हों, उसे विदेशी मित्र कहा जाता है। अगर हम विदेशी शत्रु की बात करें तो विदेशी शत्रु वो होते हैं जिनके साथ भारत का युद्ध चल रहा हो, उसे विदेशी शत्रु कहा जाता है। अब अगर हम विदेशी शत्रु और विदेशी मित्र के बीच तुलना करें तो विदेशी शत्रु को विदेशी मित्र की तुलना में कम अधिकार प्राप्त होते हैं और उसके साथ साथ विदेशी मित्र को अनुच्छेद 22 के तहत गिरफ्तारी एवं नज़रबंदी के विरुद्ध सुरक्षा का अधिकार इन्हें प्राप्त नहीं होता है। अनुच्छेद 22 के तहत किसे? विदेशी शत्रु को। तो यह तो था नागरिक और विदेशी का जो अर्थ क्या होता है, इसे हम लोग समझे। लेकिन अब कुछ इसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग इसे समझते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि भारतीय संविधान के द्वारा कुछ वैसे अधिकार जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, विदेशियों को नहीं। तो कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं कि ताकि हम नागरिक और विदेशी के बीच में और भी अच्छे से तुलना कर सकें। तो आइए वैसे अधिकार के बारे में जानते हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है लेकिन विदेशियों को नहीं है। तो जैसे बात करें कि अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 से संबंधित जो भी अधिकार हैं, जो भी प्रावधान हैं, वह सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। जैसे अब एक एक करके थोड़ा संक्षेप में बात करें
तो अनुच्छेद 15 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि धर्म, जाति, लिंग, स्थान या जन्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्या क्या था कि धर्म, वंश, जाति, लिंग एवं जन्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो यह किसे प्राप्त है? तो यह भारतीय नागरिकों को प्राप्त है यह अधिकार। अब बात करते हैं अनुच्छेद 16 की। तो अनुच्छेद 16 में क्या प्रावधान है कि लोक नियोजन के विषय में समता का अधिकार संबंधी प्रावधान किया गया है। इसका अर्थ क्या होता है कि मतलब किसी भी पद पर नियुक्ति जो होगी तो उस नियुक्ति के लिए सभी व्यक्तियों को समान अधिकार प्रदान किया जाएगा। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 19 की। तो इसके तहत क्या है कि कुछ स्वतंत्रता का अधिकार जो प्रदान किया गया है वह है कि बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अर्थात विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, भारत के अंदर कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता एवं सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। तो यह जो स्वतंत्रता सिर्फ अनुच्छेद 19 के तहत भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 29 की। तो संस्कृति संबंधी अधिकार जो है वह किसे प्रदान है? तो भारतीय नागरिकों को। जबकि अनुच्छेद 30 की बात करें तो अनुच्छेद 30 शिक्षा संबंधी अधिकार वह भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो इन सभी अनुच्छेद के बारे में हम लोग और भी डिटेल से बात करेंगे जब इसके बारे में अलग से क्लास ही लाया जाएगा। अब बात करते हैं कुछ दूसरे एग्जाम्पल के बारे में कि जैसे लोकसभा और विधानसभा चुनाव में मतदान का अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। फिर बात करें संसद और विधानमंडल की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार, यह भी भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं है। फिर बात करते हैं अगले प्रावधान के बारे में। तो वह है कि सार्वजनिक पदों की योग्यता रखने का अधिकार। तो सार्वजनिक पदों में जैसे अगर बात करें उदाहरण के तौर पर तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, फिर महान्यायवादी, महाधिवक्ता एवं अन्य राज्यों के राज्यपाल संबंधी योग्यता रखने का अधिकार वह किन्हें प्रदान है? तो सिर्फ भारतीय नागरिकों को, विदेशियों को नहीं है। तो यह तो था एग्जाम्पल के तौर पर हम समझे कि नागरिक और विदेशी के बीच में क्या अंतर है। फिर बात करते हैं कि जब भारत अपने नागरिकों को बहुत सारे अधिकार प्रदान करते हैं तो इसका मतलब यह है कि नागरिकों के भी भारत के प्रति कुछ कर्तव्य हैं। आइए कुछ कर्तव्य के बारे में उदाहरण के तौर पर चर्चा करते हैं। जैसे देश की रक्षा करना हर भारतीयों का यह कर्तव्य है, हर भारतीय नागरिकों का यह कर्तव्य है। राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रगान का सम्मान करना, इसके साथ साथ कर भुगतान करना आदि, मतलब और भी ऐसे कई सारे कर्तव्य हैं भारतीयों की, मतलब भारतीय नागरिकों की भारत के प्रति। तो उसे हम लोग बाद में जानेंगे, अभी सिर्फ हम लोग उदाहरण के तौर पर ले रहे हैं। तो यह तो था कि नागरिकता का अर्थ एवं महत्व क्या है उसके बारे में समझें। अब हम लोग बात करते हैं कि संविधान में नागरिकता संबंधी प्रावधान के बारे में, कि संविधान में जो है नागरिकता संबंधी प्रावधान या उपबंध या चर्चा या उल्लेख कहाँ पर किया गया है उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए बात करते हैं कि नागरिकता संबंधी प्रावधान संविधान के भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 तक में इसका प्रावधान किया गया है, इसका उल्लेख किया गया है। अब अगर हम बात करें कि नागरिकता 2 तरह की होती है, कौन कौन सी? तो एक एकल नागरिकता और दूसरा दोहरी नागरिकता। एकल नागरिकता किसे कहते हैं? तो एकल नागरिकता के अंतर्गत एक तरह की नागरिकता का प्रावधान किया जाता है, सिर्फ एक तरह के नागरिकता का प्रावधान किया जाता है। जैसे देश की नागरिकता, मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब यह हुआ, एकल नागरिकता के तहत यह हुआ कि आप जिस देश में रह रहे हैं तो
आपको सिर्फ उस देश की नागरिकता प्राप्त करने की जरूरत है, उसे ही कहते हैं एकल नागरिकता। अब बात करें दोहरी नागरिकता की, तो दोहरी नागरिकता के अंतर्गत दो तरह के नागरिकता का प्रावधान किया जाता है। कौन कौन सा? तो एक देश की और दूसरा राज्य की। मतलब अगर हम इसे ऐसे समझें कि आप जिस देश में रह रहे हैं, दोहरी नागरिकता का मतलब यह हुआ कि आप जिस देश में रह रहे हैं तो उस देश की नागरिकता आपको लेनी होगी। दूसरा, उसके साथ साथ आप उस देश के अंदर जिस राज्य में रह रहे हैं तो उस राज्य की नागरिकता भी आपको प्राप्त करनी होगी। तो उसे ही कहते हैं दोहरी नागरिकता। मतलब देश की भी लेनी होगी और देश के अंतर्गत जिस राज्य में रह रहे हैं उस राज्य की भी आपको नागरिकता प्राप्त करनी होगी। तो बात करते हैं कि अगर हम एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता की अगर बात करें तो किस संविधान के द्वारा किस तरह की नागरिकता को अपनाया गया है, तो उसे थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि जनरली क्या होता है कि जिस देश के संविधान का स्वरूप संघीय या संघात्मक है, तो संघीय या संघात्मक स्वरूप वाले संविधान के द्वारा सामान्य तौर पर दोहरी नागरिकता को अपनाया जाता है। यह जनरली ऐसा देखा गया है, सामान्य तौर पर ऐसा देखा गया है कि संघीय व्यवस्था या संघात्मक व्यवस्था को अपनाने वाले संविधान जो हैं वह किस तरह की नागरिकता को अपनाए हैं, तो वह सामान्य तौर पर दोहरी नागरिकता को अपनाए हैं। जैसे अगर हम बात करें कि दोहरी नागरिकता की, अमेरिका और स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता है। मतलब यहाँ के नागरिकों को देश की भी नागरिकता लेनी होती है और उस देश के अंतर्गत जिस राज्य में रह रहे हैं उस राज्य की भी नागरिकता लेनी होती है। अब अगर हम अपने भारतीय संविधान की बात करें तो हमारे भारतीय संविधान का स्वरूप संघीय है, मतलब संघात्मक है। लेकिन उसके बावजूद हमारे भारतीय संविधान के द्वारा एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। ऐसा क्यों? अभी हमने आपको कहा कि सामान्य तौर पर ऐसा देखा गया है कि संघीय व्यवस्था अपनाने वाले संविधान के द्वारा दोहरी नागरिकता को अपनाया गया है, दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है। तो फिर बात करें हम अपने भारतीय संविधान की, तो भारतीय संविधान का स्वरूप भी संघीय है, लेकिन संघीय होने के बावजूद भारतीय संविधान के द्वारा एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। ऐसा क्यों? तो इसके दो कारण हैं। पहले कारण की अगर हम बात करें कि हमारे भारतीय संविधान का स्वरूप भले ही संघीय है, लेकिन उसके बावजूद हमारे भारतीय संविधान में एकात्मक लक्षण भी देखने को मिलते हैं। अर्थात संघीय व्यवस्था अपनाने के बावजूद हमारे भारतीय संविधान में एकात्मक लक्षण भी मौजूद हैं। दूसरा कारण यह है कि भारत की एकता एवं अखंडता को बनाए रखने के लिए भारतीय संविधान का स्वरूप संघीय होने के बावजूद भारतीय संविधान के द्वारा एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि भारत के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक सिर्फ भारत का नागरिक होगा, वह किसी राज्य का नागरिक नहीं होगा। मतलब भारत के जो भी व्यक्ति होंगे वह सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिक कहलाएंगे, वह किसी राज्य के नागरिक नहीं कहलाएंगे। तो यह है इसका मतलब, एकल नागरिकता का मतलब है। तो इसी वजह से अगर आप मान लीजिए कि आप में से कोई बिहार के हैं या कोई उत्तर प्रदेश के हैं, कोई पंजाब के हैं, कोई हरियाणा के हैं, तो आप लोगों को आपस में लड़ने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आप किसी राज्य के नागरिक नहीं हैं, आपको किसी राज्य की नागरिकता प्रदान नहीं की गई है, बल्कि आप सभी के सभी सिर्फ भारत के नागरिक कहलाते हैं। आपसे कोई पूछता है कि आप किस राज्य के निवासी हैं, आपसे यह नहीं पूछा जाता है कि आपको किस राज्य की नागरिकता प्राप्त हुई है या आप किस राज्य के नागरिक हैं, यह नहीं पूछा जाता है, बल्कि सिर्फ यह पूछा जाता है कि आप किस राज्य के निवासी हैं, किस राज्य के रहने वाले हैं। आपसे यह कोई भी नहीं पूछता है कि आपने किस राज्य की नागरिकता प्राप्त की है। ऐसा इसलिए नहीं पूछा जाता है क्योंकि यहाँ सभी के सभी जो व्यक्ति हैं वह भारत के नागरिक हैं। तो बात करें कि हमारे भारतीय संविधान के द्वारा एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है, अर्थात हर व्यक्ति सिर्फ
और सिर्फ भारत के नागरिक हैं। तो अब सवाल उठता है, यह एकल नागरिकता का प्रावधान जो हमारे संविधान में किया गया है, तो वह किस देश के संविधान से लिया गया है? तो एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है। यानी स्रोत क्या है इसके एकल नागरिकता के? तो वह ब्रिटेन है। यानी ब्रिटेन के संविधान से एकल नागरिकता का प्रावधान हमारे संविधान में किया गया है। अब बात करते हैं, जब हम लोग यहाँ पर प्रावधान को समझ लिए, फिर यह भी समझे कि हमारे संविधान के द्वारा किस तरह के नागरिकता को अपनाया गया है और वह नागरिकता कहाँ से लिया गया है, और फिर हम लोग यह भी जाने कि दोहरी नागरिकता का अर्थ क्या है और किन किन देश में दोहरी नागरिकता है, उसके कुछ एग्जाम्पल को जाने। अब बात करते हैं कि यह जो नागरिकता संबंधी प्रावधान संविधान के भाग 2 के अंतर्गत 5 से 11 तक में किया गया है, लेकिन यहां पर क्या है कि नागरिकता संबंधी जो भी प्रावधान किए गए हैं वह अस्थायी एवं विस्तृत रूप से प्रावधान नहीं किए गए हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि अनुच्छेद 5 से 11 तक में नागरिकता संबंधी अस्थायी एवं विस्तृत रूप से या विस्तार पूर्वक प्रावधान नहीं किए गए हैं, बल्कि यहां पर सिर्फ उसकी पहचान की गई है जिन्होंने संविधान के लागू होने के समय, मतलब जो संविधान के लागू होने के समय भारत के नागरिक बने, सिर्फ उसी की जो है यह मतलब कि संवैधानिक प्रावधान जो है सिर्फ उसी की पहचान करता है कि संविधान के लागू होने के समय अर्थात 26 जनवरी 1950 के समय भारत के कौन कौन नागरिक बने, तो यह जो संवैधानिक प्रावधान है सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों की पहचान करता है। अगर हम बात करें इस संवैधानिक प्रावधान की, तो इसके अंतर्गत नागरिकता कितने प्रकार से अर्जित की जाती है, नागरिकता कितने प्रकार से ग्रहण की जाती है एवं नागरिकता का कितने प्रकार से त्याग किया जाता है, इसकी भी व्याख्या यहाँ पर नहीं की गई है। तो आइए देखते हैं कि अनुच्छेद 5 से 11 तक में नागरिकता संबंधी संविधान में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं उसके बारे में जानते हैं। तो बात करते हैं सर्वप्रथम अनुच्छेद 5 के बारे में कि अनुच्छेद 5 क्या कहता है। अनुच्छेद 5 सबसे पहले तो है, अनुच्छेद 5 शुरू करने से पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि संविधान के लागू होने के समय 4 प्रकार के लोग भारत के नागरिक बने, और वह जो 4 प्रकार के लोग भारत के नागरिक बने तो उसकी पहचान हम कहाँ से करेंगे? तो उसकी पहचान हम लोग 4 अनुच्छेद से करेंगे। कौन कौन? तो एक अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7 और अनुच्छेद 8। इसी के तहत हम यह पहचान करेंगे उन 4 प्रकार के लोगों की कि जो संविधान के लागू होने के समय भारत के नागरिक बने थे। लेकिन फिर बात करें कि संविधान मतलब भारत का जो है ये भारतीय नागरिकता जो है कितने द्वारा अर्जित की जाती है, भारत की नागरिकता कितने द्वारा अर्जित की जाती, कितने प्रकार से अर्जित की जाती है और कितने प्रकार से उसका त्याग किया जाता है, तो उसके बारे में जो है हम लोग कुछ अधिनियम के द्वारा जो है जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए बात करते हैं कि इन संवैधानिक प्रावधान के बारे में बात करते हैं। और सर्वप्रथम हम लोग यह जाने कि संविधान जब लागू हुआ था तो लागू होने के समय, संविधान के प्रारंभ होने के समय 4 प्रकार के लोग भारत के नागरिक बने थे। तो उसमें से सबसे पहले हम लोग 5वें अनुच्छेद के बारे में बात करें तो अनुच्छेद 5 क्या कहता है, यह किसके बारे में है? तो संविधान लागू होने के समय नागरिकता के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। किसमें? तो अनुच्छेद 5 में। या फिर हम यह कह सकते हैं कि संविधान के प्रारंभ होने पर नागरिकता के बारे में अनुच्छेद 5 में चर्चा की गई है। तो चूंकि संविधान लागू कब हुआ था या संविधान प्रारंभ कब हुआ था हमारा, तो वह 26 जनवरी 1950 को हुआ था। तो आइए इसे देखते हैं, इसके बारे में क्या प्रावधान किया गया था। इसके बारे में इस अनुच्छेद के तहत कहा गया था कि ऐसा व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी है, कब? संविधान के लागू होने के समय। समझिएगा बात को। ऐसा व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी है, अर्थात भारत में उसका अधिवास है, मतलब भारत में उसका डोमिसाइल है,
तो इसे सरल शब्दों में समझिए कि इस अनुच्छेद के तहत यह कहा गया था कि ऐसा व्यक्ति जो संविधान लागू होने के समय भारत का मूल निवासी है वह भारत का नागरिक कहलाएगा जब वह 3 में से किसी एक शर्तों को पूरी करता हो। कहने का मतलब समझ रहे हैं? कहने का मतलब यह है कि अनुच्छेद 5 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि संविधान लागू होने के समय भारत वह व्यक्ति या वो ऐसा व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी तो है लेकिन फिर भी उसके बावजूद वह भारत का नागरिक तभी कहलाएगा जब 3 में से किसी एक शर्तों को वह पूरी करता हो। तो आइए जानते हैं 3 में से कोई एक, मतलब वह 3 शर्त कौन कौन से हैं जिसमें से किसी एक को वह पूरी करने पर भारत का वह नागरिक कहलाएगा अनुच्छेद 5 के तहत। तो चलिए देखते हैं 3 शर्त कौन कौन से हैं। पहला शर्त है कि वह व्यक्ति, मतलब जिसके बारे में बात की जा रही कि वह व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी है तो उस व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो। पहला कंडीशन यही है कि उस व्यक्ति का जन्म अगर भारत में हुआ है तो वह व्यक्ति भारत का नागरिक कहलाएगा। दूसरा शर्त क्या है कि ठीक है, अगर उस व्यक्ति का जन्म भारत में नहीं हुआ है तो उसके माता या पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो तो वह व्यक्ति भारत का नागरिक कहलाएगा। या फिर इन दोनों के अलावा कोई तीसरा कंडीशन जो वह यह है कि संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से वह भारत में रह रहा हो। कहने का मतलब क्या है? तीसरा कंडीशन क्या कहता है कि या तो उस व्यक्ति का भी जन्म भारत में नहीं हुआ हो या उसके माता पिता में से किसी एक का भी जन्म भारत में नहीं हुआ हो, लेकिन एक तीसरा कंडीशन है जिसे पूरा करने पर वह भारत का नागरिक समझा जाएगा। वह यह है कि संविधान जब लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो 26 जनवरी 1950 के 5 वर्ष पूर्व से वह भारत में अगर रह रहा है तो फिर वह नागरिक भारत का, मतलब वह व्यक्ति भारत का नागरिक कहलाएगा। तो अनुच्छेद 5 के तहत यही प्रावधान किया गया है कि संविधान के लागू होने के समय ठीक है आप भारत के मूल निवासी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 3 में से कोई एक शर्त को आपको पूरा करना होगा तभी आप भारत के नागरिक कहलाएंगे। ऐसा नहीं कि संविधान के लागू होने के समय आप भारत के मूल निवासी हैं तो आपको उसी आधार पर सिर्फ नागरिकता दे दी जाएगी, ऐसा नहीं था। अब बात करते हैं अनुच्छेद 6 के तहत। अनुच्छेद 6 और अनुच्छेद 7 के अंतर्गत जो है पाकिस्तान से संबंधित प्रावधान किया गया है। आइए इसे जानते हैं। अनुच्छेद 6 के तहत क्या किया गया है, क्या प्रावधान है कि पाकिस्तान से भारत में प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार के बारे में चर्चा की गई है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि प्रव्रजन का मतलब क्या होता है। देखिए यहाँ पर कठिन शब्द को इसलिए लिखा जाता है कि ताकि एग्जाम में क्या होता है कि वह आपको आसान शब्द नहीं देता है। एग्जामिनर जो शब्द को रखते हैं वह आसान शब्द को नहीं रखते हैं बल्कि कठिन शब्द को रखते हैं। तो इसलिए कि कठिन शब्द को भी आपको जानना जरूरी है और इसके जो सरल अर्थ होते हैं उसे तो हम समझाते ही हैं। लेकिन मान लीजिए कि सिर्फ हम आपको सरल अर्थ ही, सरल शब्द ही समझा दें और कठिन शब्द से परिचय ही ना करवाएं तो चीज़ों को जानने के बावजूद आप जब एग्जाम में उस कठिन शब्द को देखिएगा तो आप प्रश्न का आंसर नहीं दे पाइएगा। तो इसीलिए कठिन शब्द को भी जानना जरूरी है। और कहा भी गया है, हम आपको बार बार कहते हैं कि आईएएस हो चाहे पीसीएस हो, यह शब्दों का ही खेल है। शब्द के अर्थ को समझ गए तो एग्जाम निकल गया। तो चलिए समझते हैं कि प्रव्रजन का मतलब क्या होता है। प्रव्रजन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर निवास करना, ठीक है। यानी आप जहां पहले रह रहे हैं उस स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चले गए तो उसी स्थिति को प्रव्रजन कहा जाता है। तो आइए बात करते हैं कि क्या कहा गया था, किसके बारे में यह अनुच्छेद 6 है कि पाकिस्तान से जो लोग भारत में रहने के लिए आ गए तो उन व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार के बारे में चर्चा की गई है, प्रावधान किया गया है। तो आइए इसे डिटेल से समझते हैं। इस अनुच्छेद 6 के तहत यह कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया हो लेकिन उसके साथ साथ उसके माता पिता या फिर दादा दादी में से, मतलब उसके माता पिता या दादा दादी
का जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो। अविभाजित भारत का मतलब जब भारत का विभाजन नहीं किया गया था, जब भारत से पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था। तो यहाँ पर अनुच्छेद 5 के 6 के तहत यही कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत रहने के लिए आया तो हो, लेकिन उसके साथ साथ उसके माता पिता या दादा दादी का जन्म जो है वह अविभाजित भारत में हुआ हो, तब जाकर वह व्यक्ति भारत का नागरिक समझा जाएगा अगर दो में से किसी एक शर्त को पूरा करता है। तो अब दो शर्त की बात करते हैं कि यह होने के बावजूद उसे दो में से किसी एक शर्त को पूरा करना होगा। तो आइए पहले शर्त के बारे में बात करते हैं। पहला शर्त यह है कि जिस व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, जो व्यक्ति पाकिस्तान से चलकर भारत आया है रहने के लिए और उसके माता पिता या दादा दादी का जन्म अविभाजित भारत में हुआ है, तो उसके लिए पहला कंडीशन यह है कि वह व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में प्रवसन किया हो। तो प्रवसन, फिर से देखिए एक कठिन शब्द आया है। तो प्रवर्जन हो या प्रवसन हो, इन दोनों का अर्थ एक ही होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान जब व्यक्ति चले जाते हैं रहने के लिए तो उसे ही प्रवसन या प्रवर्जन कहा जाता है। तो मतलब क्या हुआ कि वह व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले अगर भारत में रहने के लिए आ गया है, तो जब मतलब जिस तिथि को, यानी 19 जुलाई 1948 से पहले जिस तिथि को वह भारत आ गया है पाकिस्तान से चलकर, तो उस तिथि से भारत में वह सामान्य तरीके से निवास कर रहा हो। कब तक? तो 26 जनवरी अर्थात संविधान के लागू होने तक वह भारत में सामान्य तरीके से निवास कर रहा हो, तभी वह जो है भारत का नागरिक कहलाएगा। इस बातों को अभी समझिए, इस डेट के बारे में अभी थोड़ी देर में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी आप सिर्फ यह समझिए कि पहला शर्त यह है कि वह व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से चलकर भारत में रहने के लिए आ गया हो और जिस तिथि को वह आया है उस तिथि से संविधान के लागू होने तक वह भारत में सामान्य तरीके से, सामान्य रूप से वह भारत में निवास कर रहा हो। अगर वह ऐसा कर रहा है तो उसे भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। अब बात करते हैं इसके तहत दूसरे कंडीशन के बारे में। तो यहां देखिए कोमा है, कोमा के बाद जो है यह लाइन लिखा गया है वह दूसरा कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर वह व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले नहीं आया है, ठीक है, तो कब आया है? अगर वह व्यक्ति 19 जुलाई 1948 को या फिर 19 जुलाई 1948 के बाद भारत में रहने के लिए आया है पाकिस्तान से चलकर, तो इसके लिए उसे भारत की नागरिकता के लिए पंजीकरण करवाना होगा। पंजीकरण करवाना होगा, तभी वह भारत का नागरिक समझा जाएगा। पंजीकरण कहने का मतलब कि भारत की नागरिकता के लिए उसे आवेदन करना होगा और आवेदन के बाद जो है अगर भारत सरकार के द्वारा उसे पंजीकृत कर लिया गया है भारत के नागरिक के रूप में, तब वह भारत का नागरिक समझा जाएगा। लेकिन पंजीकरण के लिए यहाँ पर एक कंडीशन को रखा गया है। पंजीकरण का मतलब क्या होता है? पंजीकरण को इंग्लिश में रजिस्ट्रेशन कहते हैं। मतलब आधिकारिक रूप से आपका नाम जो है वह रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। रजिस्टर में जो क्या है वह रिकॉर्ड कर लिया जाएगा, आधिकारिक रूप से आपका नाम रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया जाएगा, उसे ही कहते हैं पंजीकरण। और उसके बाद जब आपका नाम, आपके नाम का भारत के नागरिक के रूप में पंजीकरण कर लिया जाता है, तब भारत के अन्य नागरिक के तरह ही मतलब आपको भी हर तरह की सुविधा प्रदान की जाती है। क्यों? क्योंकि अब आप भी भारत के नागरिक कहलाते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि यहाँ कंडीशन क्या था कि 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद अगर आप पाकिस्तान से चलकर भारत में आते हैं तो इसके लिए फिर आपको भारत के नागरिकता के लिए पंजीकरण करवाना होगा। तो पंजीकरण के लिए आपको आवेदन देना होगा सर्वप्रथम, लेकिन उस आवेदन के लिए यह एक कंडीशन रखा गया है कि आवेदन देने की तिथि से
ठीक 6 महीना पहले तक आप भारत में निवास कर चुके हों, तभी आप पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा कि यह जो पंजीकरण के लिए कंडीशन क्या है, कि ऐसा नहीं है कि ठीक है 19 जुलाई 1948 के बाद आप भारत में आए और आते ही आप भारत की नागरिकता के लिए पंजीकरण करवा लिए, ऐसा नहीं होगा। या पंजीकरण के लिए आवेदन आप करवा लिए, ऐसा नहीं होगा। आवेदन आप तभी करवा सकते हैं जब आवेदन की तिथि से, मान लीजिए कि आज आपको आवेदन करना है, तो आज के तिथि से ठीक 6 महीने पहले तक आप भारत में रह चुके हों, तभी आप आज जो है वह पंजीकरण के लिए या भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। और तब जाकर, जब आप आवेदन कर दिए, तब जाकर आपको पंजीकृत, भारत की नागरिकता के रूप में पंजीकृत कर लिया जाता है। तो यह तो था दूसरा शर्त, लेकिन दूसरे शर्त में यह सवाल उठता है, एक सवाल यह उठता है कि यहाँ लिखा गया है कि 19 जुलाई 1948 के बाद भारत में जब आते हैं, तो सवाल यह उठता है कि 19 जुलाई 1948 के बाद मतलब कितने दिन बाद आप आते हैं, कब तक आने का यह प्रावधान किया गया था। तो यह प्रावधान जो था, यह संविधान के लागू होने से पहले तक यह आपको प्रावधान कर लेना था। मतलब 19 जुलाई 1948 के बाद, लेकिन संविधान के लागू होने से पहले तक आप भारत में आ भी गए हों और उसके साथ साथ आपने भारत के नागरिक के रूप में पंजीकरण भी करवा लिया है संविधान के लागू होने से पहले तक, तभी जाकर आप संविधान के लागू होने के समय भारत के नागरिक कहलाते। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि यह जो इस तिथि के बाद जो है, तो कितने बाद या किससे पहले, तो संविधान के लागू होने से पहले यह पूरा प्रोसेस हो जाना चाहिए। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 7 के तहत। अनुच्छेद 7 में क्या प्रावधान किया गया है कि अनुच्छेद 6 में बोला गया था पाकिस्तान से जो भारत चलकर आया है, लेकिन अनुच्छेद 7 उसका उल्टा कहता है कि भारत से पाकिस्तान में परिवर्तन करने वाले व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार के बारे में चर्चा की गई है। मतलब कि ऐसा व्यक्ति जो 1 मार्च 1947, लेकिन रुकिए, अनुच्छेद 7 से पहले हम इस तिथि पर चर्चा कर लेते हैं कि आखिर 19 जुलाई 1948 की ही चर्चा क्यों की गई है। ठीक है, इस तिथि को ही क्यों लिया गया है, एक डेडलाइन क्यों माना गया है। जबकि आप कह सकते हैं, आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि हमने भारत जो आज़ाद हुआ उस तिथि को हम जानते हैं, भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ हम उस तिथि को जानते हैं, भारतीय संविधान जब लागू हुआ, जब हमारा देश गणतंत्र हुआ, हम उस तिथि को जानते हैं। लेकिन फिर यह एक नया तिथि कौन सा आ गया, 19 जुलाई 1948, इसी तिथि से ऐसा कंडीशन क्यों रखा गया, तो आइए इसे जानते हैं। 19 जुलाई 1948 तिथि को इसलिए रखा गया क्योंकि क्या है कि पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ, अर्थात भारत के आज़ादी के बाद 19 जुलाई 1948 को भारत से पाकिस्तान जाने एवं पाकिस्तान से भारत आने के लिए परमिट व्यवस्था को लागू किया गया था, अर्थात अनुमति पत्र को लागू किया गया था। वह किस तिथि को लागू किया गया था, तो 19 जुलाई 1948 को लागू किया गया था। मतलब अब अगर इस तिथि से या इस तिथि के बाद भारत से पाकिस्तान या पाकिस्तान से अगर भारत आते हैं, तो आपको परमिट दिखाना पड़ेगा, अनुमति पत्र दिखाना पड़ेगा, तभी आपको एक देश से दूसरे देश या दूसरे देश से इस देश में आने का जो है परमिशन दिया जाएगा। तो यह किस तिथि को ऐसा प्रावधान किया गया था, तो 19 जुलाई 1948 को किया गया था। इसी वजह से 19 जुलाई 1948 तिथि को जो है इस तरह का प्रावधान किया गया है। फिर बात करते हैं अब अनुच्छेद 7 के बारे में। अनुच्छेद 7 में क्या था कि भारत से चलकर जो व्यक्ति पाकिस्तान चला गया है रहने के लिए, तो उसके बारे में वह व्यक्ति नागरिकता, भारत की नागरिकता कैसे लेगा, उसके बारे में बात करते हैं। अनुच्छेद 7 में उसके बारे में प्रावधान किया गया है। तो आइए जानते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान स्थानांतरित हो गया हो,
ठीक है। अब देखिए यहाँ एक कठिन शब्द क्या है, स्थानांतरित। तो स्थानांतरित बोला जाए, चाहे प्रवसन बोला जाए, चाहे प्रवर्जन बोला जाए, यह सभी एक ही शब्द है। मतलब कि ऐसा व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान रहने के लिए चला गया हो, लेकिन बाद में फिर से भारत लौट आया हो। कंडीशन को समझिएगा कि वह 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान तो चला गया रहने के लिए, लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि वह पाकिस्तान से फिर से भारत लौट आया रहने के लिए। तब वह व्यक्ति कैसे भारत का नागरिकता प्राप्त करेगा, या वह व्यक्ति भारत मतलब उस व्यक्ति को भारत का नागरिक किस शर्त पर समझा जाएगा, तो उसके लिए एक शर्त का प्रावधान किया गया है। वह शर्त क्या रखा गया है, तो वह शर्त है कि पंजीकरण के द्वारा। अर्थात सबसे पहले यह समझ लीजिए कि इस तरह का जो प्रावधान किया गया है, तो इस तरह के प्रावधान को या जो अनुच्छेद 6 के अंतर्गत दूसरे शर्त को पढ़े तो इस शर्त के तहत समझा जाएगा इस तरह के प्रावधान को। मतलब यह हुआ कि अगर यह कहा जाता है अनुच्छेद 7 में कि अगर कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद भारत से चलकर पाकिस्तान चला गया और ठीक कुछ समय बाद वह पाकिस्तान से चलकर भारत रहने के लिए आ गया, तो वैसे व्यक्ति को यह समझा जाएगा कि वह व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद भारत में रहने के लिए आया है। तो जब यह समझा गया तो इसका मतलब यह हुआ कि इस तरह के लिए क्या प्रावधान किया गया था वह अभी आप पढ़ चुके हैं कि उस तरह के लिए प्रावधान किया गया था कि वैसे व्यक्ति को पंजीकरण करवाना होगा भारत के नागरिक के रूप में, और पंजीकरण के लिए जो वह आवेदन देगा तो आवेदन से ठीक 6 महीना पहले वह भारत में निवास कर चुका हो, तभी जो है वह भारत का नागरिक बनेगा। तो इसका मतलब यह अनुच्छेद 7 आसान था समझना कि पंजीकरण के द्वारा जो है उसे भारत का नागरिक समझा जाएगा। और यहाँ पर वही चीज को लिखा गया है कि पंजीकरण के लिए आवेदन तिथि से पूर्व 6 माह भारत में रह चुका हो। और फिर यहाँ पर भी यही प्रावधान किया गया है कि यह जो स्थानांतरण का और आवेदन का यानी पंजीकरण का मतलब यहाँ जो स्थानांतरण भारत से पाकिस्तान जाने, पाकिस्तान से भारत आने और पंजीकरण, इन सभी का जो प्रावधान है वह सभी प्रोसेस संविधान के लागू होने से पहले तक हो जाना चाहिए, जैसा कि अभी हम लोग यहाँ पर पढ़े थे। तो यहाँ पर भी वही प्रावधान है कि यह सभी प्रोसेस संविधान के लागू होने से पहले तक पूरी हो जानी चाहिए। अब बात करते हैं अनुच्छेद 8 के बारे में कि अनुच्छेद 8 क्या कहता है। अनुच्छेद 8 में भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार के बारे में चर्चा की गई है। लेकिन ध्यान रहे कि भारत से बाहर रहने वाले उन व्यक्तियों के बारे में यहाँ चर्चा की जा रही है कि जो पाकिस्तान में नहीं रह रहे हैं, क्योंकि भारत से बाहर तो फिर तो पाकिस्तान भी होता है, लेकिन चूंकि पाकिस्तान के संबंध में ऑलरेडी अनुच्छेद 6 और अनुच्छेद 7 में प्रावधान किया गया है, तो इसका मतलब यह हुआ कि अब अनुच्छेद 8 में जो प्रावधान किया गया है वह पाकिस्तान को छोड़कर, मतलब पाकिस्तान को छोड़कर भारत से बाहर किसी अन्य देश में अगर कोई व्यक्ति रह रहे हैं तो उसके बारे में, उस व्यक्ति को नागरिकता कैसे मिलेगा उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है अनुच्छेद 8 में। तो आइए इसे समझते हैं कि ऐसा व्यक्ति जिसके माता पिता या दादा दादी का जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो, लेकिन वह व्यक्ति, जिस व्यक्ति की बात हो रही है वह व्यक्ति भारत के बाहर रह रहा हो। समझिएगा बातों को कि ठीक है, उस व्यक्ति के माता पिता या दादा दादी का जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो, समझिएगा, लेकिन उस व्यक्ति जिसे नागरिकता, भारत की नागरिकता प्राप्त करनी हो, तो वह व्यक्ति भारत से बाहर किसी अन्य देश में रह रहा हो, तो वह उसे कैसे भारत का नागरिक समझा जाएगा। तो उसके लिए एक शर्त है। वह शर्त क्या है, तो समझिए कि यदि वह व्यक्ति भारत के नागरिक के रूप में पंजीकरण कूटनीतिक तरीके या पार्षदीय प्रतिनिधि के रूप में आवेदन किया हो, संविधान निर्माण से पहले या संविधान निर्माण के बाद। तो यहाँ पर जो अब एक शब्द आ रहा है कि ठीक है, भारत के नागरिक के रूप में उसने पंजीकरण तो के लिए आवेदन किया हो, लेकिन किस तरीके से। तो देखिए यहाँ पर एक बॉक्स को हम घेर रहे हैं कि किस तरीके से आवेदन किया हो, तो वह कूटनीतिक तरीके या पार्षदीय प्रतिनिधि के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन किया हो। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह हुआ
कि वह व्यक्ति भारत से बाहर जिस भी देश में रह रहा है तो उस देश के भारतीय राजनयिक के पास भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए वह आवेदन किया हो, और जब वह भारतीय राजनयिक यानी उस देश में जो भारत के राजनयिक रह रहे हैं तो उस भारतीय राजनयिक के पास वो व्यक्ति आवेदन किए हों भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए, और आवेदन करने के बाद भारतीय राजनयिक के द्वारा उन्हें पंजीकृत यानी उस व्यक्ति को पंजीकृत भारत के नागरिक के रूप में कर लिया गया हो, तब जाकर वह व्यक्ति भारत का नागरिक कहलाएगा, वह व्यक्ति भारत का नागरिक समझा जाएगा। और इस तरह का प्रावधान जो है वह मुख्य रूप से उन्हीं के लिए किया गया है जो भारत से बाहर रह रहे हैं लेकिन वह भारतीय मूल के हैं, तो उनके लिए ही यह प्रावधान किया गया है। अब बात करते हैं कि अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 9 से जानने से पहले कि यह देख लीजिए कि अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 8 तक में आपने देखा कि यहाँ पर उन व्यक्तियों की पहचान की गई है जो संविधान के लागू होने के समय भारत के नागरिक बने, तो वह अनुच्छेद 5 से 8 तक में उनकी पहचान की गई है। तो कितने तरह के लोग संविधान के लागू होने के समय भारत के नागरिक बने, तो 4 प्रकार के लोग। अब बात करते हैं अनुच्छेद 9 में। अनुच्छेद 9 में क्या प्रावधान किया गया है कि विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भारत का नागरिक अगर किसी दूसरे देश की नागरिकता स्वेच्छा से ग्रहण कर लेता है तो उस व्यक्ति के भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है, यह कहा जाता है। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 10 के बारे में। अनुच्छेद 10 में क्या प्रावधान किया गया है कि नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है कि नागरिकता के अधिकारों का बना रहना वह अनुच्छेद 10 के तहत प्रावधान किया गया है। आइए इसे समझते हैं, क्या है ये कि नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। तो आइए बात करते हैं कि अभी आपने देखा कि अनुच्छेद 5, 6, 7 और 8 के तहत भारत का नागरिकता वह प्राप्त कर सकते हैं कोई भी व्यक्ति, ठीक है, या भारत के इस अनुच्छेद के तहत जो है, इस विधि के तहत जो है वह व्यक्ति भारत के नागरिक हैं या भारत के नागरिक समझे जाते हैं। तो उन्हीं के लिए यह प्रावधान किया गया है कि उनकी नागरिकता का अधिकार जो है वह बना रहेगा यदि संसद के द्वारा किसी भी तरह का अगर विधि बनाया जाता है तो उस विधि के अंतर्गत जो भी प्रावधान किए जाएंगे तो उस प्रावधान के अंतर्गत भी वो सभी नागरिक भारत के नागरिक ही कहलाएंगे। ऐसा नहीं कि संसद के द्वारा अगर कोई विधि बना दिया गया और उस विधि के द्वारा अगर कोई प्रावधान है तो वह व्यक्ति भारत के नागरिक नहीं होंगे, ऐसा नहीं है, वह व्यक्ति भारत के नागरिक बने रहेंगे। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 11 की, जो लास्ट है नागरिकता के अंतर्गत जो है वह लास्ट अनुच्छेद है, वह है अनुच्छेद 11। यह क्या कहता है कि नागरिकता के संबंध में विधि या कानून बनाने की शक्ति किसे प्रदान की गई है, तो वह संसद को प्रदान की गई है। मतलब नागरिकता के संबंध में जो भी कानून या विधि बनाया जाएगा वह संसद के द्वारा बनाया जाएगा। और किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 11 के तहत। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो भी आपने 5 से 11 तक, अनुच्छेद 5 से 11 तक जो भी आपने पढ़ा, यहाँ पर आप खुद भी देख सकते हैं कि यहाँ पर इन बातों की व्याख्या नहीं की गई है कि भविष्य में भारत की नागरिकता कितने कितने तरीकों से अर्जित की जा सकती है और कितने कितने तरीकों से त्याग की जा सकती है। तो चूंकि हम लोग यहाँ पर यह पढ़े कि संसद को यह अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 11 के तहत विधि बनाने की नागरिकता के संबंध में, तो इसी वजह से क्या हुआ कि नागरिकता के संबंध में संसद के द्वारा 1955 में नागरिकता अधिनियम लाया गया, उसके द्वारा कुछ प्रावधान किए गए और उसी अधिनियम में जो है आगे चलकर संशोधन किए गए हैं। तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।